In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who just says be and it is done. Dear students, today our topic is related to the applications of Dalton's law. आपको पता है हमने डाल्टन लॉ को पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। आज हम उसी डाल्टन लॉ की कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा उसमें हम इसी एप्लीकेशंस में से जो कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसकी एप्लीकेशंस की तरफ। तो ये आपके सामने मैंने इसकी जो एप्लीकेशन नंबर 1 है वो मेंशन कर दी है। अब इस एप्लीकेशन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इस एप्लीकेशन को हम इसके जो गैसेस होती हैं, एक ड्राई गैस है और एक मॉइस्ट गैस है, हम इन ड्राई गैस और मॉइस्ट गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन इनके प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ड्राई गैस क्या होती है और मॉइस्ट गैस क्या होती है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो एनहाइड्रस गैस होती है मीन्स जिसके अंदर वाटर मौजूद नहीं होता, जो वाटर के बगैर होती है, उस गैस को हम ड्राई गैस का नाम देते हैं। और जब उसी ड्राई गैस के अंदर वाटर ऐड हो जाएगा तो उस गैस को हम ड्राई गैस नहीं रहने देंगे बल्कि उसको हम मॉइस्ट गैस का नाम देंगे। और आपको इस मॉइस्ट के लफ्ज़ी मतलब से ही समझ आना चाहिए, जो कि नमी वाला है, मीन्स जिसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होंगे। तो अब आपको पता है कि ये जो मॉइस्ट गैस होती है ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक ड्राई गैस से और वाटर वेपर से। फिर से वही बात कि जब ड्राई गैस और वाटर वेपर्स मिलेंगे तो मॉइस्ट गैस बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो ड्राई गैस का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा और वाटर वेपर्स का भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो जब ये दोनों ड्राई गैस और वाटर वेपर्स मिलकर मॉइस्ट गैस बना रहे हैं तो फिर इस ड्राई गैस का प्रेशर और जो वाटर वेपर्स है उनका प्रेशर, इन दोनों का प्रेशर भी इस मॉइस्ट गैस के प्रेशर के इक्वल होगा। तो फिर इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी कि जो प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। इन दोनों का प्रेशर मॉइस्ट गैस के प्रेशर के इक्वल होगा। और यहाँ पर एक टर्म याद रखिएगा कि ये जो वाटर वेपर्स का जो प्रेशर होता है इसको हम दूसरा नाम एक्वियस टेंशन का भी देते हैं। अब इसी एक्वियस टेंशन को वाटर वेपर्स के प्रेशर की जगह पर पुट कीजिएगा तो ये इक्वेशन मेरे पास प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वियस टेंशन आ जाएगी। अब यहाँ से हम अगर मॉइस्ट गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करना चाहें तो हम यहाँ पर ड्राई गैस के प्रेशर को और एक्वियस टेंशन की वैल्यू को पुट करके मॉइस्ट गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो फिर ये जो ड्राई गैस का प्रेशर है ये यहाँ पर ही रहेगा और जो एक्वियस टेंशन है चूँकि यहाँ पर ऐड हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट यानी माइनस होगी। तो फिर उस टाइम हमारे पास इक्वेशन ड्राई गैस प्रेशर इज इक्वल टू मॉइस्ट गैस प्रेशर माइनस एक्वियस टेंशन, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जो ड्राई गैस होगी उसका जो प्रेशर है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इस तरह से हमने डाल्टन लॉ की जो एप्लीकेशन नंबर 1 थी उसको डिस्कस किया। अब इसकी जो एप्लीकेशन नंबर 2 है उसको डिस्कस करते हैं, जो कि मेन है, दैट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होती है आपको पता है कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं मीन्स बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं या एक्सपायर करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ये जो इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। तो इस रेस्पिरेशन के अंदर भी डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन हमें मिलती है। आप पूछेंगे सर आपने बात तो की लेकिन हमें एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ इसमें किस तरह से नज़र आ रही है। तो आप आगे चलकर डिफ्यूजन और एफ्यूजन में ये बात पढ़ेंगे कि जो गैसेस होती हैं वो हमेशा अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो देखिएगा अब ऑक्सीजन चूंकि ये आउटसाइड द बॉडी से इनसाइड द बॉडी मूव करेगी, तो वो क्यों करेगी, क्योंकि इसका जो प्रेशर होगा वो बॉडी के जो बाहर है
वो ज़्यादा होगा और बॉडी के अंदर जो है वो इसका प्रेशर कम होगा। तो जब हम बॉडी के अंदर मीन लंग्स के अंदर इसकी बात करते हैं तो इसका प्रेशर होता है 116 टॉर, और जब आउटसाइड द बॉडी मीन्स एयर के अंदर हम ऑक्सीजन के प्रेशर की बात करते हैं तो फिर उसका जो प्रेशर है वो 159 टॉर के इक्वल होता है। आप इन वैल्यूज से बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि जो एयर के अंदर इसका प्रेशर 159 है मीन्स इसका प्रेशर ज़्यादा है, और जो लंग्स हैं उनके अंदर इसका प्रेशर 116 टॉर है जो कि प्रेशर इसका कम है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो गैसेस होती हैं वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, तो फिर ये जो ऑक्सीजन गैस होगी ये ऑटोमेटिकली ये आउटसाइड द बॉडी मीन एयर से लंग्स की तरफ मूव करना शुरू करेगी। तो इसके अलावा ऑक्सीजन की हमने इनहेलेशन में इसकी एप्लीकेशन देखी। अगर इसी तरह से हम एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी एप्लीकेशन देखें तो हमें ये बात मिलती है कि जिस तरह से ऑक्सीजन हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव की थी, उसी तरह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। लेकिन आप पूछेंगे कि सर ये जो ऑक्सीजन है ये आउटसाइड द बॉडी से इनसाइड द बॉडी मूव की थी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से इनसाइड द बॉडी से आउटसाइड द बॉडी मूव करती है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से जाती है? तो उसका आंसर बड़ा ही सिंपल, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो एयर में ज़्यादा था और लंग्स में कम था। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो उस केस में जो लंग्स के अंदर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। इसके अपोजिट जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसका जो प्रेशर होगा वो लंग्स के अंदर ज़्यादा होगा और एयर के अंदर इसका प्रेशर कम होगा। और चूंकि इसने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करना है तो इस वजह से ये इनसाइड द बॉडी मीन लंग्स से ये आउटसाइड द बॉडी यानी एयर में मूव करना शुरू कर देगी। तो इससे भी हमें डाल्टन लॉ की एप्लीकेशन मिलती है। इसके बाद अगर हम थर्ड एप्लीकेशन की तरफ मूव करें तो यहाँ पर जो हायर एल्टीट्यूड्स मीन जो पायलट होता है, आपको पता है कि जहाज़ ने हमेशा ऊपर की तरफ ही जाना होता है, वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं आता, ऊपर की तरफ ही उसने जाना होता है। तो जब वो ऊपर को जाएगा तो फिर वो हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ जाएगा, और आपको पता है कि जो हम ऊपर की तरफ अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है, और अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होता चला जाता है। खैर, इस एप्लीकेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन का प्रेशर किस तरह से कम होता रहता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का प्रेशर किस तरह से ज़्यादा होता है। लेकिन इस एप्लीकेशन में चूंकि हमारी जो कंसर्न है वो लो पार्शियल प्रेशर की तरफ है, इस वजह से अगर हम पायलट का केस डिस्कस करें तो पायलट के केस में जो हायर एल्टीट्यूड में जब वो मूव करता है तो फिर वो जो पायलट होगा और जो पैसेंजर्स होंगे उनको ब्रीदिंग के अंदर डिफ़िकल्टी पेश आएगी। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों होगा? तो आपको पता है कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे जब भी वैल्यू वेरी करेगी मींस चेंज होगी तो फिर लाजमी तौर पर जो ब्रीदिंग है उसमें हमें डिफ़िकल्टी पेश आएगी। तो फिर चूंकि ऊपर जाते हुए जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो लो होता जाता है, इस वजह से हमें जो ब्रीदिंग है या रेस्पिरेशन है उसमें डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो अब हम इसकी जो फोर्थ एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करते हैं। हमने थर्ड एप्लीकेशन में देखा था कि जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वो कम होता चला जाता है। अब हम ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है इसको इंक्रीज़ करने के सेंस में देखेंगे कि जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ कब करेगा? तो जब हम सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो फिर उस टाइम वहाँ पर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो इंक्रीज़ करेगा। और वो इंक्रीज़ किस तरह से करेगा कि जितने हम 100 मीटर डेप्थ में जाते जाएंगे तो हर 100 मीटर के बाद हमें 3 atm का प्रेशर फेस करना पड़ेगा। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह से भी देखेंगे कि फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 300 मीटर अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जा चुके हैं तो 300 मीटर के बाद चूँकि 100 मीटर के बाद 3 atm प्रेशर फेस करते हैं तो फिर 300 के
उसके बाद हमें उस 100 को 100 के बाद 3 था, तो 300 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रेशर आएगा वो 9 atm होगा। तो 300 मीटर अगर हम डेप्थ में चले गए हैं तो उसका जो पार्शियल प्रेशर जो डीप सी डाइवर है वो फेस करेगा वो 9 atm होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर एक और पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो यहाँ पर वो अपने साथ ऑक्सीजन तो लेकर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते बल्कि वो जो ऑक्सीजन है उसको मिक्स करते हैं किसी भी इनर्ट गैस के साथ। अब आप पूछेंगे सर इनर्ट गैस क्या होती है, तो इनर्ट गैस एक नोबल गैस होती है। नोबल गैसेस को आप पीरियोडिक टेबल में 8A ग्रुप में पढ़ चुके हैं। दीज आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनोन वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर जो पर्टिकुलरली इनर्ट गैस यूज़ होती है वो हीलियम होती है। इस हीलियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो ऑक्सीजन जो ज़्यादा अमाउंट में होती है तो इसकी टॉक्सिसिटी होती है। अब ये जो इनर्ट गैसेस होती हैं ये इसकी टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करती हैं और इसकी जो पॉइजनिंग इसका इफेक्ट होता है उसको कम कर देती हैं, और ये ज़्यादा डिफ्यूज़ लंग्स में ना हो जाए इसको भी कंट्रोल करने वाली हमारे पास इनर्ट गैसेस ही होती हैं। और लास्ट में जो एक पॉइंट है, चूंकि हम नीचे की तरफ गए तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज हुआ, बिल्कुल इसी तरह से जो नाइट्रोजन है उसका पार्शियल प्रेशर भी नीचे की तरफ जाते हुए इंक्रीज करेगा और जो नाइट्रोजन है वो ब्लड में डिफ्यूज़ करना शुरू करेगी। तो ये भी हमारे पास एक इसका डिसएडवांटेज होगा। सो ये दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ। अब ये हमारा एक सेगमेंट था। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसी एप्लीकेशन में से जो कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन नंबर 1 है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इसको हम ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर और मॉइस्ट गैस के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन मेंशन भी किया, हाउ कैन डाल्टन्स लॉ बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, कि जो डाल्टन लॉ है वो उसको हम किस तरह से जो ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर ये ड्राई गैस का वर्ड चेंज करके वो एग्जामिनर यहाँ पर मॉइस्ट गैस का वर्ड भी यूज़ कर सकता है। तो आपने इसको दोनों सेंस में ये बात याद रखनी है कि जो पार्शियल प्रेशर है ये दोनों सेंसेस में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया कि दैट इज़ 10.3C। मीन्स ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसका जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ 10.3, इसका आगे जो C वाला पार्ट है वो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने मेंशन किया। वो क्या है, हाउ डाल्टन्स लॉ ओबेज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो रेस्पिरेशन होता है मीन्स इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो प्रोसेस होता है ये डाल्टन लॉ किस तरह से ओबे करता है, जिसको हमने लेक्चर में डिटेल से देखा। आपने इसको भी याद रखना है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है दैट इज जस्टिफाई द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ फॉर डीप सी डाइवर्स, दैट इज फ्रॉम द फोर्थ एप्लीकेशन। इसमें एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने बताना है कि डाल्टन लॉ को किस तरह से जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो इस डाल्टन लॉ के एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं या यूटिलाइज करते हैं। उसके अलावा इसी फोर्थ पॉइंट में से एक क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने मेंशन तो नहीं किया लेकिन मैंने लेक्चर में बड़ी डिटेल में बताया, वो ये है कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो हीलियम गैस है उसका या फिर इनर्ट गैस का मिक्सचर क्यों यूज़ करते हैं, तो वो भी मैंने आपको बताया जो कि इस फोर्थ पॉइंट में से है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन है डाल्टन लॉ की उसमें से है। वो क्या है, व्हाई द पायलट्स फील अनकंफर्टेबल एट हायर एल्टीट्यूड्स। अब जो पायलट्स होते हैं वो हायर एल्टीट्यूड्स पर अनकंफर्टेबल फील क्यों करते हैं, तो इसका आंसर मैं फिर से आपको क्लियरली बता देता हूं कि चूंकि जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं वहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो फिर वहां पर जो कैबिन्स होंगे उनके वो प्रेशराइज्ड नहीं रह सकेंगे बल्कि वो अनप्रेशराइज्ड हो जाएंगे। और जब कैबिन्स अनप्रेशराइज्ड हो जाएंगे तो फिर वहां पर नॉर्मल